हेलो एवरीबॉडी, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है संकुल यौगिक या संक्रमण धातु संकुलों के अंदर धातु लिगेंड बंध की प्रकृति क्या है, किस तरीके से बंध बनते हैं, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत प्रदर्शित किए गए हैं और किसी दिए गए अणु की ज्यामिति किस तरीके से निर्धारित की जाती है, उसका संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, ये संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, और यह आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं या जटिल यौगिक किसको कहा जाता है। जटिल यौगिक कह दीजिए या इन्हीं के लिए संकुल यौगिक शब्द भी काम में लिया जाता है या इन्हीं के लिए उपसह संयोजक यौगिक शब्द भी काम में लिया जाता है। उपसह संयोजक यौगिक शब्द भी काम में आता है। इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया हमने या पहले सेकेंड ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंप्लीट कर रखी है। नेक्स्ट के अंदर हम ये टॉपिक प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जटिल यौगिक, संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है या उपसंयोजक यौगिक क्या है। ऐसे अकार्बनिक यौगिक जिनको जल में विलय करने पर कम से कम एक उपसंयोजक या कह सकते हैं संकुल यौगिक या संकुल आयन उत्पन्न करते हैं या संकुल आयन युक्त यौगिक होते हैं, उन्हीं को हम उपसंयोजक यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक नाम देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं तो FeCN6 के साथ में 4 पोटेशियम परमाणु युक्त ये अकार्बनिक आयनिक यौगिक है, और इस आयनिक यौगिक को यदि जल में विलय किया जाए तो 4 पोटेशियम आयन जलयोजित रूप में पृथक होने के बाद में FeCN6 के रूप में 4- आवेश युक्त जल योजित एक संकुल आयन कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन भी निर्मित होता है। और इस कॉम्प्लेक्स आयन उत्पन्न करने वाले यौगिकों के लिए ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक शब्द का उपयोग करते हैं। तो इधर दिया गया यौगिक जटिल या संकुल यौगिक कहलाता है या सिंपल में हम संकुल कहते हैं। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो CN लिगेंड दिया गया है, यह CN लिगेंड किस रूप में जुड़ा हुआ है। यह CN लिगेंड उपसह संयोजक बंध, जो एरो के रूप में CN से Fe की तरफ जो एरो दिया गया है, इसको हम कहते हैं उपसह संयोजक बंध। और इसी उपसह संयोजक बंध से निर्मित इस यौगिक को हम क्या नाम देते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो उपसह संयोजक बंध से निर्मित होने के कारण Fe और CN के मध्य जो स्थायी उपसह संयोजक जो कक्षकों के अतिव्यापन से निर्मित बंध हो रहा है, यह बंध सामान्य विलयनों के अंदर आसानी से विखंडित नहीं होता, इसलिए ये संकुल आयन विलयन में उपस्थित रहता है। और इनके मध्य इस बंध की प्रकृति क्या है उसको समझाने के लिए हम सामान्यतः 4 नियमों का या 4 सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग या धातु लिगेंड बंधन। और धातु लिगेंड बंधन को प्रदर्शित करने के लिए वापस ध्यान देना, धातु आपको पता है केंद्रीय परमाणु के रूप में हम संक्रमण संकुल यौगिक ले रहे हैं, इसका मतलब धातु यहाँ पर संक्रमण धातु के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। और दूसरा जो लिगेंड, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु या परमाणुओं के समूह को लिगेंड कहा जाता है। तो धातु लिगेंड बंधन और उसकी प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए, तो धातु लिगेंड बंधन की प्रकृति समझाने के लिए हम यहाँ पर 4 सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसमें से पहला सिद्धांत है
जिसको कहा जाता है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। इसमें आप इससे पहले संकुल यौगिकों की प्रकृति को या संरचना को समझाने के लिए इससे पहले हमने वर्नर सिद्धांत पढ़ रखा है, वो यहाँ पर बंधन के अंदर हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो वर्नर सिद्धांत आप पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत या शॉर्ट में इसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी कहा जाता है, और यह सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया है, पॉलिंग के द्वारा प्रतिपादित है। और इस संयोजकता बंध सिद्धांत का वर्णन हमें धातु लिगेंड बंधन की व्याख्या करने के लिए करना है। सेकंड हम सिद्धांत जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या इसको शॉर्ट में कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT कहते हैं, और यह वॉन ब्लैक व बेथे के द्वारा प्रदर्शित किया गया है या प्रतिपादित किया गया है। तो वॉन ब्लैक बेथे द्वारा प्रतिपादित सेकंड सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या CFT। इसके अलावा तीसरा सिद्धांत हम लेते हैं वो है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत या शॉर्ट में इसको कहा जाता है LFT, जो कि ऑर्गेल द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और इसे हम लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत या लिगेंड फील्ड थ्योरी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और चौथा सिद्धांत जो इसके अंदर हम काम में लेते हैं वो है अणु कक्षक सिद्धांत या इसको शॉर्ट में MOT कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके द्वारा प्रदर्शित की गई है? यह प्रदर्शित या प्रतिपादित किया गया हुंड, मुलिकन व जोन्स के द्वारा। हुंड, मुलिकन व जोन्स द्वारा प्रतिपादित MOT यहाँ पर धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को दर्शाने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में धातु लिगेंड बंधन की व्याख्या करने के लिए 3 से 4 सिद्धांत हैं, जिसमें VBT, दूसरा CFT, तीसरा LFT, चौथा MOT। लेकिन इस स्तर तक हम यहाँ केवल 2 सिद्धांतों का ही वर्णन करेंगे। पहला है VBT, दूसरा है CFT। इन 2 का ही वर्णन करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम मैं प्रारंभ कर रहा हूँ VBT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत लेकर हम प्रदर्शित करते हैं। और संयोजकता बंध सिद्धांत के रूप में किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण कैसे होता है, बंध की प्रकृति क्या है, उसमें चुंबकीय गुणों की प्रकृति कैसे प्रदर्शित की जाती है, या इसमें रंग की व्याख्या कैसे की जाती है, तो इनमें कौन कौन से पॉइंट्स कमियों के रूप में आएंगे ये भी अलग से लेंगे। लेकिन यहाँ पर VBT द्वारा बंध या संकुल कैसे बनेगा उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से आपको प्रदर्शित करता हूँ। तो सरल रूप में जब भी संकुल यौगिक या संकुल बनता है, संकुल बनने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु, जो कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम काम में लेंगे, वो है संक्रमण धातु। तो सर्वप्रथम संक्रमण धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण करता है? धनायन का निर्माण करता है। तो इसको अगर सरल रूप में प्रदर्शित किया जाए तो केंद्रीय परमाणु M अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है? जितनी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उतने इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह यहाँ पर धनायन बनाता है, और मैं यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन घटा रहा हूँ, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था N लेके प्रदर्शित करता हूँ। तो केंद्रीय धातु परमाणु सर्वप्रथम N इलेक्ट्रॉन त्याग करके केंद्रीय धातु परमाणु का धनायन निर्मित करता है। इस धनायन के द्वारा फिर लिगेंड आकर्षित होते हैं। तो सेकंड स्टेप में आएगा लिगेंड का आकर्षण, और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, इसलिए उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व युक्त लिगेंड या ऋण आवेशित लिगेंडों को ये क्या करेगा?
आकर्षित करेगा। लेकिन यहाँ पर लिगेंडों की संख्या मान लीजिए कितनी है, x है, ये इनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि x लिगेंड है तो ये x लिगेंड जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आकर्षित होंगे, धातु परमाणु यहाँ पर x की संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, रिक्त कक्षक उपलब्ध करता है। या इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए, चूंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में है, तो जितने लिगेंड हैं या जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु परमाणु को दिए जा रहे हैं, उतने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के बराबर धातु परमाणु यहाँ पर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। लेकिन एक दिक्कत आती है कि रिक्त कक्षक यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, S हो सकता है, P हो सकता है, D कक्षक भी हो सकता है। तो संक्रमण तत्वों के अंदर मूलतः ये 3 प्रकार के कक्षक हैं जो रिक्त कक्षकों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अगर यदि इन 3 रिक्त कक्षकों की बात की जाए और लिगेंड इन 3 रिक्त कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि तीनों की आकृति अलग अलग है, तीनों की ऊर्जा अलग अलग है, जिसमें S की ऊर्जा कम, P की ऊर्जा उससे ज़्यादा, D की ऊर्जा उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा अलग अलग होने के कारण और आकृति अलग अलग होने के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने के बाद में इन कक्षकों के मध्य जब अतिव्यापन होगा तो निर्मित होने वाले बंध अलग अलग प्रकार के होंगे। ऐसी स्थिति में बनने वाला संकुल यौगिक अस्थायी रहेगा। तो समान प्रकार के बंध बनाने के लिए और यौगिक का स्थायित्व बढ़ाने के लिए 2 प्रक्रिया आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक तो बंधों की प्रकृति समान करने के लिए या समान प्रकार के बंध बनाने के लिए, और नंबर 2 निश्चित ज्यामिति निर्मित करने के लिए या स्थायी ज्यामिति निर्मित करने के लिए यहाँ पर इन कक्षकों का संकरण होगा। तो नेक्स्ट स्थिति में जितने भी रिक्त कक्षक उपलब्ध होंगे ये कितने होंगे, लिगेंड की संख्या के बराबर होंगे। इन रिक्त कक्षकों का क्या होगा, संकरण होगा। तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है किसका, कक्षकों का। तो एक ही केंद्रीय धातु परमाणु का m आयन है, m धातु परमाणु के रिक्त कक्षक जो कि लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक हैं, ये कक्षक संकरण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा के वितरण से यहाँ पर संकर कक्षक बनाते हैं। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे या संकर कक्षक बनते हैं। और जब भी संकर कक्षक निर्मित होंगे ऐसी स्थिति में संकर कक्षकों की संख्या संकरण से पूर्व उपलब्ध रिक्त कक्षकों की संख्या के बराबर होगी। तो यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, x है, तो x एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु की ओर जब आकर्षित होंगे तो धातु परमाणु में x अयुग्मित या रिक्त कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कक्षकों का जब अतिव्यापन होगा तो कक्षक अतिव्यापन में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कक्षक यहाँ पर कैसा होगा, रिक्त कक्षक ही अतिव्यापन कर सकता है। तो यहाँ पर जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है लिगेंड की संख्या या इसको हम लोन पेयर की संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जितने लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को दिए हैं उतने रिक्त कक्षक हैं, उनमें समान बंध बनाने के लिए संकरण होगा। संकरण की प्रक्रिया के अंदर संकर कक्षक बनते हैं और यहाँ पर जितने संकर कक्षक निर्मित होंगे उन संकर कक्षकों की संख्या व संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के आधार पर यहाँ पर निश्चित ज्यामिति निर्मित होती है। तो x का मान यदि पता हो या x की संख्या यदि मुझे पता हो तो उनसे एक निश्चित ज्यामिति निर्मित होती है। निश्चित ज्यामिति या ज्योमेट्री फॉर्म होती है। किसके ऊपर निर्भर करेगी ज्यामिति, जो संकुल यौगिक बन रहा है या संकुल आयन जो बन रहा है उसकी ज्यामिति यहाँ पर संकर कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि संकर कक्षकों की संख्या x बराबर कितनी है 2, तो ऐसी स्थिति में संकरण होगा sp और sp संकरण की ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय, क्योंकि यहाँ पर 2 संकर कक्षक हैं
और दो संकर कक्षक विपरीत दिशा में न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में जब व्यवस्थित होंगे तो क्या बनेगा, एक रेखीय ज्यामिति का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से यदि यहाँ पर x का मान 2 अर्थात दो संकर कक्षक होते हैं, x का मान यदि 3 कर दिया जाए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 संकर कक्षक, तो 3 संकर कक्षकों के अंदर एक s और 2 p कक्षक अर्थात संकरण होगा sp2, और 3 संकर कक्षक एक ही नाभिक पर व्यवस्थित होकर न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति के अंदर किसका निर्माण करते हैं, समतल त्रिभुजाकार ज्यामिति बनाते हैं। तो समतल त्रिभुजाकार ज्यामिति निर्मित होती है। तो इस तरीके से यदि संकर कक्षकों की संख्या हमें ज्ञात हो जाए तो हम निर्मित होने वाले संकुल की ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से कौन कौन सी ज्यामिति बनेगी वो मैं यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। संकर कक्षकों की संख्या ले रहे हैं, सबसे पहले संकर कक्षकों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर फिर संकरण क्या होगा, और संकरण पता चल जाए तो हम ज्यामिति प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सी ज्यामिति या ज्योमेट्री निर्मित होगी, इसको हम संकुल ज्यामिति कहते हैं या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री क्या होगी वो यहाँ प्रदर्शित करें। तो सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ, यदि संकर कक्षकों की संख्या जिसको x से प्रदर्शित किया था, x का मान यदि 2 है तो संकरण होगा sp, ज्यामिति हो जाएगी रेखीय, जिसके अंदर दो संकर कक्षक, पहला संकर कक्षक ये दूसरा संकर कक्षक मिल करके रेखीय ज्यामिति बनाएंगे जिसका बंध कोण 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से मैं सेकंड बात करता हूँ, x का मान यदि 3 है तो संकरण होगा एक s और 2 p कक्षकों के मध्य, ऐसी स्थिति में संकरण हो जाएगा sp2, और sp2 में चूंकि 3 संकर कक्षक हैं एक ही नाभिक पर व्यवस्थित होते हैं तो यहाँ पर समतल त्रिभुजाकार ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री निर्मित होती है, जिसमें नाभिक यहाँ पर है तो एक कक्षक इधर होगा, छोटी और दो बड़ी, दो पालियाँ होगी, दूसरा संकर कक्षक छोटी बड़ी पाली युक्त यहाँ होगा, तीसरा संकर कक्षक यहाँ होगा, जिनके मध्य का बंध कोण कितना होगा 120 डिग्री, और केंद्रीय धातु परमाणु पर ये 3 संकर कक्षक जिसमें प्रत्येक संकर कक्षक का नाम होगा sp2, sp2 और sp2। यहाँ पर संकर कक्षक sp, दूसरा संकर कक्षक भी कहलाता है sp संकर कक्षक। तो इस तरीके से संकर कक्षक में दिशात्मक प्रकृति होती है, इसलिए एक ही नाभिक में यह अधिकतम दूरी में न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में व्यवस्थित जब भी होंगे निश्चित ज्यामिति बनेगी, और जब ज्यामिति निश्चित होती है तो प्रतिकर्षण के कारण इनका बंध कोण भी निश्चित हो जाता है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, यदि संकर कक्षक कितने हैं 4, तो इसमें दो तरह की संकरण की बात होगी, जिसमें पहला संकरण होगा sp3 या फिर संकरण हो सकता है dsp2, और इसमें यदि sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति जो निर्मित होगी समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। समचतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, जिसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होगा। लेकिन यदि संकरण dsp2 है तो वर्गाकार समतल ज्यामिति युक्त संकुल बनता है, और इसके अंदर प्रत्येक बंध कोण कितना होगा 90 डिग्री का। इसी तरीके से अगर इनकी संरचना बनाई जाए तो समचतुष्फलक की संरचना बनती है एक कक्षक, दूसरा कक्षक, फिर तीसरा कक्षक और फिर चौथा कक्षक, और इनके अंदर दो कक्षकों के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। और यदि वर्गाकार समतल की बात की जाए तो नाभिक के एक संकर कक्षक इधर होगा, दूसरा संकर कक्षक इधर होगा, तीसरा संकर कक्षक इधर होगा, चौथा संकर कक्षक इधर होगा, और इन दो कक्षकों के मध्य का बंध कोण कितना होगा 90 डिग्री, और ये मिलकर के वर्गाकार समतल ज्यामिति का निर्माण करते हैं,
जिसमें 4 संकर कक्षक होंगे और चारों संकर कक्षक समतल रूप में व्यवस्थित होकर के इस प्रकार की वर्गाकार समतल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री निर्मित करते हैं। और ऊपर वाले sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निर्मित होती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, जिसमें यदि x का मान कितना है 5, तो यहाँ पर संकरण हो जाएगा dsp3 या फिर इसकी जगह संकरण होगा sp3d। और इन दोनों संक्रमणों से जो ज्यामिति निर्मित होगी उसका या ज्यामिति का नाम हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुजाकार द्विपिरामिडी। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री की अगर संरचना बनाई जाए तो नाभिक यहाँ पर होगा, एक संकर कक्षक इधर, दूसरा संकर कक्षक इधर, तीसरा संकर कक्षक इधर, चौथा संकर कक्षक ऊपर और पांचवा संकर कक्षक रहता है नीचे। ये अक्षीय संकर कक्षक हैं और ये 1, 2 और 3 जो दिए गए हैं जो कि समतल त्रिभुज बना रहे हैं, ये 3 संकर कक्षक यहाँ पर क्षैतिज स्थिति में स्थित होते हैं। तो 2 अक्षीय स्थिति में और बाकी 3 है एक तल में स्थित होते हैं। इस तरीके से ज्यामिति निर्मित होती है त्रिभुजाकार। तो त्रिभुज प्लेन में बनेगा, 120 डिग्री का कोण होगा तीनों कक्षकों के मध्य या संकर कक्षकों के मध्य, जबकि एक कक्षक ऊपर है एक नीचे है जो मिल करके पिरामिड का निर्माण करते हैं। तो समतल त्रिभुजाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति निर्मित होती है और उसके अंदर संकरण होगा dsp3 या sp3d। इसको हम आंतरिक कक्षक संकुल और इसको हम बाह्य कक्षक संकुल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यदि संकर कक्षकों की संख्या कितनी हो जाए, संकर कक्षक यहाँ पर यदि 6 हो जाए तो हम 5वें नंबर पे ले रहे हैं 6 संकर कक्षक, अर्थात x का मान यदि 6 है तो 2 तरह के संकरण होते हैं, sp3d2 या d2sp3 संकरण, जिसमें 6 संकर कक्षक हैं और ये संकर कक्षक मिल करके अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो कौन सी ज्यामिति बनती है? अष्टफलकीय, जिसे हम कहते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडी। वर्गाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति कहा जाता है या प्लेनर डाई पिरामिडल ज्योमेट्री कहा जाता है। स्क्वायर प्लेनर होगा और डाई पिरामिडल होगा, या इसी को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसको निर्मित किया जाए तो इस तरीके से निर्मित होगा। ये केंद्रीय धातु या केंद्र है या नाभिक है, एक कक्षक इधर होगा, दूसरा कक्षक इधर होगा, तीसरा कक्षक इधर होगा और चौथा कक्षक इधर रहेगा। यहाँ से पाली निश्चित रहेगी। ये होगा। उसके बाद में एक कक्षक रहेगा ऊपर और एक कक्षक रहेगा तल के नीचे। ऐसी स्थिति में 6 कक्षक मिलकर के 90 डिग्री के कोण के साथ में किसका निर्माण करते हैं? वर्गाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति निर्मित करते हैं, जिसमें 4 संकर कक्षक तल में, एक ऊपर पिरामिड बनाएगा और एक नीचे पिरामिड बनाएगा, जिसमें टोटल अष्टफलक निर्मित होता है। 8 फलक होते हैं, इसलिए इसको हम अष्टफलकीय ज्यामिति कहते हैं। और अंत में एक बात और कर लेते हैं, यदि x का मान 7 है, वैसे उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम x का मान यहाँ पर हम 7 तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर संकरण हो जाएगा sp3d3 या d3sp3, जिसमें 7 संकर कक्षक है। इसके अंदर पंचभुजाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति बनती है। पंचभुजाकार द्विपिरामिडी अर्थात पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री निर्मित होगी, जिसमें पेंटागन रहेगा तल में, एक पिरामिड ऊपर और दूसरा पिरामिड होगा नीचे। तो ऐसी स्थिति में संकर कक्षकों की संख्या यदि निश्चित है तो उनसे निर्मित होने वाले संकुल की ज्यामिति भी हमेशा निश्चित रहती है, और उसी का निर्धारण हम
यहाँ पर इस प्रक्रिया के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, जिसको एग्जाम्पल के रूप में भी हम आगे प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट बात अगले पॉइंट के अंदर। केंद्रीय धातु परमाणु ने रिक्त कक्षक दिए, रिक्त कक्षक संकृत रिक्त कक्षक दिए। अब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो अगली प्रक्रिया में केंद्रीय धातु धनायन जो बना था वो लिगेंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के क्या बनाता है, उप सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसमें लिगेंड डोनर या दाता का काम करता है और धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही का कार्य करता है। इसलिए इन दोनों के बीच में उप सहसंयोजक बंध बनेगा और यहाँ पर निर्मित उप सहसंयोजक बंध निश्चित कक्षकों की अतिव्यापन से निर्मित होता है। लेकिन इसमें खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रक्रिया में कहीं पर भी लिगेंड से आवेश धातु धनायन पर स्थानांतरित नहीं होता है। ऐसा क्यों होगा, उसकी व्याख्या वीबीटी में इस रूप में की गई है कि जब लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का के साथ केंद्रीय धातु परमाणु का के कक्षक का अतिव्यापन करता है, उस परिस्थिति में आवेश का स्थानांतरण जैसे धातु धनायन की ओर हुआ, अब धातु धनायन के आंतरिक भरे हुए डी कक्षक से यह अपने इलेक्ट्रॉन को वापस किसको लौटा देता है, लिगेंड के प्रतिबंधित अणु कक्षकों के अंदर अपना आवेश वापस स्थानांतरित कर देता है। ऐसी स्थिति में लिगेंड और धातु के मध्य आवेश का कहीं स्थानांतरण नहीं होगा, अर्थात लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वापस इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना कि बंध निर्माण की प्रक्रिया में लिगेंड से धातु धनायन को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और धातु धनायन अपने भरे हुए डी कक्षकों से पुनः इलेक्ट्रॉन लिगेंड के रिक्त प्रतिबंधित अणु कक्षकों में पुनः स्थानांतरित करके आवेश का वितरण कर देता है। ऐसी स्थिति में न तो लिगेंड का आवेश बदलता है, न ही धातु धनायन का आवेश परिवर्तित होता है। और इस प्रक्रिया को हम डायग्रामेटिकल रूप में प्रदर्शित करें तो बैक बॉन्ड के रूप में बंध निर्मित होता है, लेकिन यहाँ वास्तविक पाई बंध नहीं बनता है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर मैं प्रदर्शित करूँ तो केंद्रीय धातु धनायन को Mn+ के रूप में प्रदर्शित करें और इसके कक्षक यदि प्रदर्शित किए जाएं तो मैं डी कक्षक बना रहा हूं और डी कक्षक में कम से कम कितनी पालियां होगी, 4। चूंकि ये कक्षक भरा हुआ है तो इसको मैं भरी हुई प्रक्रिया के रूप में शेडेड करके प्रदर्शित करता हूं और आमने सामने वाली पालियों के चिन्ह भिन्न होते हैं, ये आमने सामने वाली पालियों के चिन्ह समान होते हैं, इसलिए इनको शेडेड भी उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का ये कौन सा कक्षक है, ये पूर्ण भरा, स्मॉल लेटर डी लिखना, डी कक्षक है। तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल या फिल्ड डी ऑर्बिटल है, भरा हुआ डी कक्षक है। इसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का जो संकर कक्षक है, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ, ये खाली है और इसको प्रदर्शित किया जाता है संकर कक्षक के रूप में। संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे लिखना है, वैकेंट है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर रिक्त होता है, शेडेड नहीं बनाएंगे। उसके बाद में लिगेंड यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक इसको देता है, तो इसको भरा हुआ बताना है और दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा करके कौन से बंध का निर्माण करेंगे। चूंकि अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है तो यहाँ पर सिग्मा बंध निर्मित होगा और चूंकि इसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड उपलब्ध करा रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर दाता परमाणु के रूप में लिगेंड और ग्रही परमाणु के रूप में धातु परमाणु काम करता है और इसको हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड से धातु धनायन की ओर उपसहसंयोजक बंध बनता है। अक्षीय अतिव्यापन के कारण इसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। लेकिन सिग्मा बंध की प्रक्रिया में आवेश का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ स्थानांतरित होगा, धातु धनायन की ओर। तो धातु धनायन उस आवेश को कैसे लौटाता है, तो यहाँ पर जो लिगेंड निर्मित है, लिगेंड के पास में प्रतिबंधित अणु कक्षक होते हैं। ये दोनों मिला के एक ही प्रतिबंधित अणु कक्षक है, तो ये हो गया प्रतिबंधित अणु कक्षक, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कौन सा कक्षक है? पी कक्षक है। और प्रतिबंधित पी कक्षक पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी है तो या पाई के रूप में है या सिग्मा के रूप में है, तो कोई भी है तो यहाँ पाई के रूप में होगा। तो असंकरित जो पी कक्षक है जो प्रतिबंधित अणु कक्षक के रूप में, और ये कैसा है? रिक्त है। तो रिक्त पी कक्षक प्रतिबंधित कक्षक है अणु कक्षक। ये प्रतिबंधित अणु कक्षक में केंद्रीय धातु धनायन अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके इन कक्षकों के मध्य क्या हो जाएगा? अतिव्यापन होगा। और अतिव्यापन की प्रक्रिया में अब आवेश धातु धनायन से किस ओर शिफ्ट हो रहा है? लिगेंड की ओर। ऐसी स्थिति में यह दाता परमाणु का काम कर रहा है, ये ग्राही परमाणु के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर दाता परमाणु के अंदर कक्षक कौन सा है? डी कक्षक। ग्राही परमाणु में कक्षक कौन सा है? पी कक्षक। तथा अतिव्यापन नाभिकों से दूर हो रहा है। पहले अतिव्यापन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन या इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के मध्य था तो सिग्मा बंध बना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों से दूर है तब जाकर के पाई बंध का निर्माण होता है, और यहाँ पर इसे हम कहते हैं पाई बंध। तो धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म या इसका आवेश घनत्व प्रतिबंधित अणु कक्षक में स्थानांतरित होकर कक्षकों का अतिव्यापन होता है, जिसमें पाई बंध निर्मित होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर डी कक्षक और पी कक्षक के मध्य पाई बंध बन रहा है, इसलिए इस पाई बंध को हम डी पाई पी पाई बंध भी कहते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पे डी और पी दोनों स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। और डी पाई पी पाई बॉन्ड में चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म सामान्य बंध की तुलना में विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो रहे हैं। सामान्य बंध कौन सा है? लिगेंड और धातु के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहा है, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि यहाँ पाई बंध विपरीत आवेश स्थानांतरित कर रहा है, इसलिए इस डी पाई पी पाई बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? बैक बॉन्ड कहते हैं, या हिंदी में इसी को पश्च आबंध कहा जाता है या बैक बॉन्ड कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड बनता है। अब एक चीज और आती है कि चूंकि लिगेंड की संख्या या कह सकते हैं संकुल आयन के अंदर उपसंयोजक प्रक्रिया या उपसंयोजक बंधों की संख्या या कह सकते हैं समन्वय संख्या का मान तो 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के पास में इतने एकाकी इलेक्ट्रॉन या इतने भरे हुए डी कक्षक संभव नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या पूर्णतः आवेश स्थानांतरित होकर के निर्मित होने वाला डी पाई पी पाई बंध ये वास्तविक पाई बंध है या नहीं है? तो आपको वास्तव में ध्यान रखना है कि यह वास्तविक पाई बंध नहीं है, क्योंकि यह सिंक्रोनाइज्ड प्रकृति का आवेश स्थानांतरण बॉन्ड है या चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड है। तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड कैसी प्रकृति का है? सिंक्रोनाइज्ड या कह सकते हैं अनुनाद प्रकृति का है। चूंकि लिगेंडों के और धातु के बीच में बनने वाले बंधों की संख्या तो 2 से लेकर के 6, 7, 8, 10 तक हो सकती है, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के पास में इतने डी कक्षक नहीं होते हैं, इसलिए आवेश का पूर्ण वितरण नहीं हो पाता। इसलिए यह निश्चित क्रम के साथ में अलग अलग लिगेंड के साथ कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बैक बॉन्ड निर्मित करता है, अर्थात यह वास्तविक प्रकृति का पाई बंध नहीं है। इसलिए इसको सिंक्रोनाइज्ड पाई बॉन्ड या फिर इसे हम अनुनादित बी पाई डी पाई बॉन्ड के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसे बैक बॉन्ड कहा जाता है। ये वास्तविक बैक बॉन्ड नहीं है, धातु लिगेंड के आवेश स्थानांतरण का बैक बॉन्ड है जो अनुनाद प्रकृति युक्त होता है। तो अगर अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि बैक बॉन्ड या पश्च आबंधन क्या है, वीबीटी के अंदर इसकी प्रक्रिया को या इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, तो आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर केंद्रीय धातु धनायन से भरे हुए डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण रिक्त पी कक्षकों के अंदर जो कि प्रतिबंधित अणु कक्षक होते हैं उनके अंदर इस इलेक्ट्रॉन घनत्व के स्थानांतरण की प्रक्रिया में डी पाई पी पाई बंध बनता है। इसी को हम बैक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि वास्तविक बंध लिगेंड से धातु धनायन की ओर बन रहा है जो कि स्थायी बंध है, जबकि बैक बॉन्ड
जो कि आंशिक प्रकृति का अनुनादित बंध है, इसी को हम बैक बॉन्ड कहते हैं। और सामान्य संकुल निर्माण की प्रक्रिया में बैक बॉन्ड कभी भी प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन बैक बॉन्ड की प्रक्रिया हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि यदि केंद्रीय धातु धनायन पर जो आवेश है वो पूर्णतः लिखा जाता है और लिगेंड पर जो आवेश है वो भी पूर्णतः लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि इस सामान्य उपसंयोजक बंध के साथ पश्च आबंध या डी पाई पी पाई बंध भी उपस्थित है और इसीलिए इनकी लिगेंड और धातु धनायन के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सिंपल प्रक्रिया होगी, सबसे पहले धातु धनायन इलेक्ट्रॉन त्याग करके या धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। धनायन लिगेंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है और उन रिक्त कक्षकों का संकरण करके समान प्रकार के बंध बनाने के लिए संकर कक्षक निर्मित करेगा। संकर कक्षकों की संख्या के आधार पर निश्चित ज्यामिति निर्मित हो जाती है और ज्यामिति निर्मित होने के बाद में अब संकर कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, जिससे लिगेंड से आवेश धातु धनायन की ओर स्थानांतरित होता है। लेकिन वास्तव में धातु धनायन की ओर आवेश का स्थानांतरण स्थायी रूप से नहीं होता है। बंध तो निर्मित होता है लेकिन आवेश का पूर्ण स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि धातु परमाणु का डी कक्षक अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पुनः लिगेंड के प्रतिबंधित कक्षकों में स्थानांतरित करके पश्च आबंध या डी पाई पी पाई बॉन्ड निर्मित करता है, जो कि सिंक्रोनाइज्ड प्रकृति का अनुनादित पाई बंध है। और इस बंध के कारण धातु और लिगेंड के आवेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है या आंशिक परिवर्तन होता है, जिसके अंदर सामान्य संरचना में हम कहीं पर भी इस बैक बॉन्ड को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद में ज्यामिति निर्मित हो गई है, बंध भी निर्मित हो गया है, आवेश का कोई वितरण नहीं हो रहा है, स्थायी संकुल बन गया है, कक्षकों का चूंकि अतिव्यापन हो रहा है इसलिए ध्रुवीय बंध या ध्रुवीय माध्यम के अंदर ये बंध आसानी से विघटित नहीं होता, इसलिए ऐसे धातु लिगेंड संकुल आयन के रूप में विलयन में उपस्थित रहते हैं, ये स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो और ख़ास है और वो है कि इस बंधन की प्रक्रिया के बाद में निश्चित ज्यामिति युक्त संकुल आयन बन जाता है। जब संकुल आयन बन गया उसके बाद में यदि केंद्रीय धातु धनायन में यदि रिक्त कक्षक उपस्थित है, केंद्रीय धातु धनायन के अंदर यदि रिक्त या कह सकते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि केंद्रीय धातु धनायन के अंदर उपस्थित है, तो ऐसे संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है और ऐसे संकुल रंग भी प्रदर्शित करते हैं, जिसकी व्याख्या वीबीटी के द्वारा तो नहीं की जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। तो यदि धातु लिगेंड बंधन बनने के बाद में भी यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर संकुल कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा और अनुचुंबकीय प्रकृति के साथ में ये रंगीन होगा, जिसकी व्याख्या वीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है, तथा इसमें निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण भी पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त यदि संकुल है तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, अर्थात यह बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा और रंगीन या रंग प्रदर्शित करेगा, साथ ही इसमें निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण भी उपस्थित होगा। और इस द्विध्रुव आघूर्ण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के मध्य अगर संबंध प्रदर्शित किया जाए, यदि केंद्रीय धातु परमाणु में n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इस केंद्रीय धातु परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर होगा वर्गमूल n इंटू n+2 के बराबर, जिसका मात्रक होता है बोर मैग्नेट्रॉन। Bm के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में मात्रक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है और यह केवल चक्रण पर निर्भर है, इसलिए इसको चक्रण मात्र सूत्र कहते हैं।
तो यह केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण पर आधारित है, इसलिए इसको चक्रण मात्र सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि n का मान धनात्मक है या 0 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाला संकुल क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। लेकिन यदि n का मान 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में संकुल कैसा होगा, तो n का मान यदि 0 से अधिक है तो निर्मित होने वाला संकुल, यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहाँ से लेनी है, केंद्रीय धातु धनायन जो बना है बंध बनाने के बाद की बात कर रहे हैं। तो बंध निर्मित होने के बाद या संकुल आयन बनने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु के पास में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और n का मान यदि 0 से अधिक है तो निर्मित होने वाला संकुल कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, या इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है। और यदि n का मान 0 होगा तो संकुल प्रतिचुंबकीय होगा और प्रतिचुंबकीय को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि n का मान 0 से अधिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो ऐसे संकुल कलर्ड भी होंगे, रंगीन भी होंगे और इनमें म्यू का मान 0 से अधिक होगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर VBT को प्रदर्शित करती है। यदि आपको कहा जाए संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है और संयोजकता बंध सिद्धांत की अभिग्रहिताएं या उसके मुख्य बिंदुओं को प्रदर्शित करिए, तो यहाँ प्रारंभ से लेकर ये अंत यहाँ तक की प्रक्रिया को हम VBT के मुख्य बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर इसकी व्याख्या की जाती है। इसकी फिर बाद में बात करेंगे कमियों की। तो उससे पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे वो मैं प्रकृति के रूप में आपको प्रदर्शित करता हूँ। तो सर्वप्रथम देखें, VBT हमने प्रारंभ किया था यहाँ से, तो VBT के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको वापस प्रदर्शित करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या निर्मित करता है, धातु धनायन निर्मित करता है। तो ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, नंबर 1। सेकंड नंबर पर आता है, जैसे धातु धनायन निर्मित होगा तो धातु धनायन लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें लिगेंड के पास उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर जो है यह उतनी ही संख्या में धातु धनायन के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करने के लिए आकर्षित होते हैं, सेकंड पॉइंट। लेकिन थर्ड पॉइंट आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के बराबर केंद्रीय धातु धनायन रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। क्योंकि रिक्त कक्षक यहाँ पर अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनकी आकृति अलग अलग और ऊर्जाएं अलग अलग होती है, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर समान बंध बनाने के लिए और स्थायी संकुल बनाने के लिए इनमें संकरण की प्रक्रिया होती है। तो चौथे नंबर पर हम लिखेंगे, समान प्रकृति के और समान प्रकार के बंध बनाने के लिए, स्थायी संकुल बनाने के लिए इन कक्षकों के मध्य संकरण होता है, जिसमें रिक्त कक्षक जितने उपलब्ध किए गए थे या लिगेंड में जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनकी संख्या के बराबर संकर कक्षक निर्मित होते हैं। अगली प्रक्रिया आती है, जितने संकर कक्षक निश्चित होंगे या बनेंगे उसमें संकर कक्षकों की संख्या यदि निश्चित है तो उनकी ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित हो जाती है, जिसमें संकर कक्षकों की संख्या परिवर्तित होने के साथ में संकरण और संकरण के साथ ज्यामिति निश्चित हो जाती है। और ये आपके 5वें पॉइंट के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और उसमें ये सभी प्रकार की ज्यामितियाँ भी आपको दर्शानी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करते हैं छठे नंबर पे। तो ये अभी तक 5वें नंबर पर चल रहा है, विभिन्न प्रकार की ज्यामितियाँ यहाँ प्रदर्शित कर दीजिए।
छठे नंबर पे आप यहाँ पर आ जाएंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य निर्मित होने वाले इस उपसंयोजक बंध में लिगेंड दाता परमाणु के रूप में और धातु धनायन यहाँ पर ग्राही परमाणु के रूप में कार्य करता है और इनके मध्य सिग्मा बंध निर्मित होगा जो कि कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा बनता है। लेकिन इस बंध निर्माण की प्रक्रिया के अंदर आवेश का वितरण जैसे ही लिगेंड से धातु धनायन की ओर होता है, धातु धनायन भरे हुए डी कक्षकों से पुनः पश्च आबंधन द्वारा लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लौटा देता है और ऐसी स्थिति के अंदर पश्च आबंध बैक बॉन्ड या डी पाई पी पाई बंध के द्वारा धातु धनायन लिगेंड को इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण कर देता है और इसलिए धातु धनायन और लिगेंड के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्मित होने वाला बैक बॉन्ड या डी पाई पी पाई बॉन्ड यहाँ पर अनुनाद प्रकृति का सिंक्रोनाइज्ड पाई बॉन्ड है जो कि अलग अलग लिगेंडों के साथ अलग अलग समय पर आंशिक बैक बॉन्ड निर्मित करता है, क्योंकि लिगेंडों की संख्या के बराबर हो सकता है केंद्रीय धातु परमाणु के पास में उतने भरे हुए डी कक्षक न हो, इसलिए बारी बारी से अलग अलग लिगेंडों के साथ में यह बैक बॉन्ड द्वारा आवेश का वितरण करता है, जिससे केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पर किसी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। इन पर आवेश जो अतिव्यापन से पहले था, अतिव्यापन के बाद भी आवेश में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका हो जाएगा छठा पॉइंट जो बैक बॉन्ड की व्याख्या करता है। सातवें नंबर पर आता है कि यदि बंध बनने के बाद या संकुल निर्मित होने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु में अर्थात M में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, रंगीन होगा और निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। और निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर यदि N अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो संकुल का द्विध्रुव आघूर्ण इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है जो कि चक्रण मात्र सूत्र के रूप में प्रदर्शित होगा, जिसमें N अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। यदि N का मान 0 से अधिक है तो ये आपके 8वें पॉइंट के रूप में लिख दीजिए। N का मान यदि 0 से अधिक है तो निर्मित होने वाला संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा तथा रंगीन होगा, जिसकी व्याख्या VBT के द्वारा नहीं की जाती है, लेकिन वास्तव में रंगीन प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा या अनुचुंबकीय यौगिकों के द्वारा रंगीन संकुल प्रदर्शित होते हैं या अनुचुंबकीय संकुल रंगीन प्रकृति के होते हैं जिसमें निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। इसी तरीके से यदि N का मान अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो ऐसी स्थिति में निर्मित होने वाले संकुल में किसी प्रकार का कोई भी अनुचुंबकीय गुण नहीं होगा, अर्थात ऐसा संकुल यौगिक या संकुल आयन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, जिसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित नहीं होगा। इन सभी बिंदुओं को मिला करके संयोजकता बंध सिद्धांत कहा जाता है। अब इस संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर यदि कोई एग्जाम्पल आप दें तो ये कंप्लीट प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या इसी क्लास में मैं आपको प्रदर्शित करके बता देता हूं कि यदि कोई संकुल दिया गया है, संकुल की संरचना आपको ज्ञात करनी है या उसकी ज्यामिति निर्धारित करनी है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लेता हूँ। इसी पार्ट के अंदर आपको लिखना है, VBT पूछा जाए तो उसके साथ ही आप एक एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे जो यहाँ पर मैं आपको प्रदर्शित करता हूँ उदाहरण के रूप में। तो VBT के आधार पर उदाहरण प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पोटेशियम फेरी कर देते हैं, पोटेशियम फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड अर्थात F पर 3+ आवेश होगा, फेरिक होगा, इसलिए इसको फेरी साइनाइड कहा गया। तो पोटेशियम फेरी साइनाइड जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.732 बोर मैग्नेटॉन है की ज्यामिति व संकरण ज्ञात करो। ज्यामिति व संकरण
ज्ञात करो। ये आपके एग्जाम्पल है जिसमें एक संकुल यौगिक आपको दे रखा होगा या उसका केवल नाम दे रखा होगा और नाम देने के बाद में उसका चुंबकीय आघूर्ण या कैसे दीजिए म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा होगा। उसके बाद ही हम वीबीटी की सहायता से इसके संकरण और ज्यामिति को निर्धारित कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस प्रक्रिया को मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो। सर्वप्रथम आप बात करेंगे केंद्रीय परमाणु क्या होता है उसकी। केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो नाम से यदि आप देखें तो फेरस या आयरन जो कि संक्रमण तत्व है केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु के रूप में उपस्थित है कौन सा, आयरन। अब इस संकुल की संरचना यदि प्रदर्शित की जाए तो संकुल की संरचना ने इसका सूत्र अगर प्रदर्शित किया जाए तो हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि, और संख्या मैं भी बता रहा हूँ, Fe लिखना है, Cn लिखना है अष्टफलक की ज्यामिति के रूप में, और यहाँ पर 3 आवेश है तो ये भी कितना होगा 3। तो K3FeCN6 को हम कहते हैं पोटेशियम फेरी साइनाइड। फेरी का मतलब है फेरिक आयन और Fe पर आवेश कितना होगा 3+, ऑक्सीकरण अवस्था होगी 3, और इसी को हम फेरिक आयन कहते हैं, इसलिए इसको फेरी साइनाइड कहा गया है। तो सर्वप्रथम सूत्र लिखें। सूत्र के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, Fe। सर्वप्रथम क्या करेगा, Fe की आपको सर्वप्रथम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। ऑक्सीकरण अवस्था क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि आयरन कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसका पता कहाँ से चलेगा, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था से। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दी है, और अगर पता नहीं हो तो आप इसको अलग से भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 पोटेशियम पर होगा प्लस का 3 आवेश, आयरन पर मान लीजिए x आवेश है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, उसका ऑक्सीकरण अंक x है, और 6 Cn में 1 Cn पर -1 चार्ज है तो 6 पर कितना होगा -6, और चूंकि इस पूरे संकुल पर कोई आवेश नहीं है इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग होगा 0, और इसको यदि सरल किया जाए तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 = +3, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी कितनी 3, और ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, इसका मतलब Fe ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पर Fe कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Fe का परमाणु क्रमांक आपको ध्यान रखना है कितना होता है 26, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे, लेकिन ये Fe कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस पर आवेश कितना होगा 3+, जिसका परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, इसलिए Z यहाँ पर 26 ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि देखें, धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन 26 हैं, लेकिन यहाँ पर धातु आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 23। अब 23 में इसके संकरण में परिवर्तन, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन कैसे प्रदर्शित करें, आयरन का अगर मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखता हूँ तो ये लिखा जाता है ऑर्गन, जिसकी परमाणु क्रमांक है 18, और उसके बाद में 3D और 4s के रूप में, 4s में 2 लिख दें, 18 और 2 20 हो गए, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन आएंगे D में। तो 3D6 4s2 इसका धातु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन, और यहाँ पर 3D और दिया गया है 4s। इलेक्ट्रॉन भरते समय तो हम निम्न ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन निकालते समय बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकलेंगे, फिर 1 निकलेगा D में से, तो टोटल s में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0 और D में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D5 4s 0, 4p भी 0 4d भी 0 रहता है। और यह Fe3+ की आद्य अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर VBT के अनुसार इसकी ज्यामिति और संकरण ज्ञात करना चाहें तो सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास की सहायता से ही हम इलेक्ट्रॉनिक वितरण को प्रदर्शित करेंगे, इसकी आद्य अवस्था को दर्शाएंगे।
तो सेकंड पॉइंट में हम लेंगे नंबर 2, क्रम से हम उसके उत्तर को लिख रहे हैं, अर्थात ज्यामिति कैसे निर्धारित होगी वो क्रम हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सेकंड में हम लेंगे जो धातु धनायन बन गया उस धातु धनायन की आद्य अवस्था इलेक्ट्रॉन विन्यास या फिर वितरण, अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण हम प्रदर्शित करेंगे। और प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रिया क्या लेंगे वो आपको ध्यान रखना। सबसे पहले एनर्जी लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कौन से कक्षक बनाएंगे, 3D और उसके बाद के कक्षक बनाएंगे, उससे ज़्यादा कक्षक नहीं बनाने। तो सर्वप्रथम 3D में टोटल कितने कक्षक हैं, 5 कक्षक बनाइए। 4s में कक्षक होता है 1, इसको थोड़ा ऊपर बनाना है क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक होती है। और फिर तीसरा बचता है 4p कक्षक को और इससे ऊपर बनाना है क्योंकि उसकी ऊर्जा और अधिक होती है। तो ये कक्षक है 3D, ये कक्षक है 4s, ये कक्षक है 4p। अभी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 5 समभ्रंश कक्षकों में या 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल या 5 समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हुंड के नियमानुसार करना है। अर्थात सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन समानांतर चक्रण युक्त होना चाहिए, तभी स्थायी विन्यास निर्मित होगा। अब इस स्थायी विन्यास के रूप में हमने आद्य अवस्था विन्यास लिखा, 3D 5, 4s 0, 4p 0। ये आद्य अवस्था या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अब पुनर्व्यवस्थित भी होंगे, क्योंकि लिगेंड हमारे पास में कितने हैं, 6 लिगेंड कुल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पर Cn जो लिया गया लिगेंड है वो एकल दंतुक है, तो जितने लिगेंड है उतने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो यहाँ पर Cn कितने हैं, 6 Cn है, 6 Cn माइनस है, इसका मतलब 6 लोन पेयर होंगे, और 6 लोन पेयर हैं, इसका मतलब 6 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 6 रिक्त कक्षक कौन उपलब्ध कराएगा, Fe3 प्लस 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। अब 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने के लिए से पहले इलेक्ट्रॉन पुनर्व्यवस्थित होंगे, इसका निर्धारण VBT की सहायता से स्पष्ट तो नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे या नहीं होंगे उसका निर्धारण कैसे करते हैं। उसका निर्धारण हम करते हैं चुंबकीय आघूर्ण से। चूंकि चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है 1.732, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा 1। पॉइंट या दशमलव के बाईं ओर जितना अंक है उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि आद्य अवस्था में आयरन 3+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 5 दिए गए, जो कि आद्य अवस्था को दर्शा रहे हैं, लेकिन इसका चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1। तो आप संकरण करने से पहले इनमें इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण करेंगे, रीअरेंज करेंगे। इनको रीअरेंज करके कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को साझा करके इसमें लेके आ जाइए, इस इलेक्ट्रॉन को साझा करके यहाँ लेकर आ जाइए, और उसके बाद एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने आप पीछे बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रीअरेंज्ड स्टेट में यहाँ पर प्रदर्शित करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, यहाँ युग्मित हो गए, एक अयुग्मित बचेगा। इसके अलावा S कक्षक दिया गया 1, उसके अलावा P कक्षक दिए हुए 3। तो 4s यहाँ पर खाली, 4p भी खाली है, लेकिन 3D में अभी 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं, पुनर्व्यवस्थित हो गए हैं, तो इस अवस्था को जो आगे हमने प्रदर्शित की गई है, ये Fe3+ की रीअरेंज्ड स्टेट या पुनर्व्यवस्थित अवस्था कहलाती है।
तो यहाँ पर रीअरेंज्ड स्टेट या पुनर्व्यवस्थित अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कहाँ से आई? चुंबकीय गुण से, जो कि हमें प्रश्न में पहले से दे रखा है, जो सिद्ध करता है कि इसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संकुल बनने पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन को आपको पुनर्व्यवस्थित कर देना है। अब आपके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, शेष बचे हुए सभी निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा युक्त रिक्त कक्षकों को लेकर जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं या जितने उपसय संयोजक बंध बनाने हैं, उन कक्षकों का आपको संकरण करना है। तो हमारे पास में रिक्त कक्षक कौन कौन से बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। चूंकि हमारे पास में 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इन 6 कक्षकों को लेकर के क्या करना है? 6 कक्षकों को लेकर के इनका संकरण करना है। तो इन 6 कक्षकों को लेकर क्या करिए? संकरण करिए। तो मैं नेक्स्ट के अंदर इनका संकरण करता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन करता हूँ, और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या स्थिति आती है नेक्स्ट में हम देखते हैं। तो आगे हम उन 6 कक्षकों का संकरण करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से कक्षक लिए हमने? डी के 2 कक्षक लिए, एक एस कक्षक लिया, पी के 3 कक्षक लिए, टोटल हो गए 6 कक्षक। इसलिए इसका संकरण कौन सा हो जाएगा? D2sp3 संकरण निर्मित होगा। और इस संकरण में आद्य अवस्था के अंदर तो 3 कक्षक थे, वो एज इट इज धातु परमाणु के कक्षक आप बनाएंगे। उसके बाद में जो संकर कक्षक बनेंगे उनकी सभी की ऊर्जाएं समान हो जाएगी, और यहाँ पर कितने संकर कक्षक होंगे? 6 संकर कक्षक बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 6 प्रत्येक संकर कक्षक को हम कहेंगे D2sp3। तो हमारे पास में 6 D2sp3 संकर कक्षक निर्मित होंगे। प्रत्येक कक्षक को क्या नाम देंगे? D2sp3। तो पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो 6 हैं, ये सभी संकर कक्षक हैं, और इन संकर कक्षक का नाम क्या होगा? D2sp3 संकर कक्षक। और D2sp3 टोटल कितने? 6 संकर कक्षक हैं। अब आद्य अवस्था के अंदर जो असंकृत डी कक्षक है वो केंद्रीय धातु परमाणु में है। इसके अलावा बाकी बचे हुए संकर कक्षक जो बचे हैं, ये संकर कक्षक Cn के साथ में उपसय संयोजक बंध निर्मित करेंगे। पहला Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn, पांचवा Cn, छठा Cn, जिन पर ऋणावेश है, और ये टोटल मिलाकर कितने बंध बनाएंगे? 6 बंध निर्मित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये एक्स्ट्रा कर दिया, इसको हटा देना। तीन हो गए, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। और इसमें Cn अपने इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर दे करके क्या निर्मित करता है? सिग्मा बंध निर्मित करता है। तो टोटल कितने सिग्मा बंध बन जाएंगे? यहाँ पर सिग्मा बंध बनेंगे टोटल 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ऐसी स्थिति में ये संकुल बना, जिसमें ये प्रदर्शित करता है Fe3+ के आंतरिक डी कक्षकों को, और ये संकृत डी कक्षकों में बंधित युग्म युक्त कक्षक प्रदर्शित किए गए हैं। और ये हो जाएगा आपके FeCN6 संकुल आयन, जिसमें Fe पर पहले से 3+ आवेश है, 6- के आवेश यहाँ हो गए, तो ऊपर कितना आवेश बचेगा? 3 का माइनस आवेश शेष बचेगा। और ये FeCN6 3- संकुल की संरचना को प्रदर्शित करता है। और चूंकि 6 कक्षक है, तो 6 कक्षक Fe केंद्र पर व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करेंगे? अष्टफलक की ज्यामिति निर्मित करेंगे, जिसमें C आपको Fe की तरफ रखना है, C Fe की तरफ रखना है, C Fe की तरफ रखना है, क्योंकि डोनर एटम के रूप में कौन सा है? कार्बन है। तो C को रखते हुए बाकी के आवेश आप एज इट इज़ लिख देंगे, और ऊपर भी Cn करके लिखा जाता है। और Fe पर आवेश कितना है? 3+। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ज्यामिति जो निर्मित होगी
वो ज्यामिति मैं यहाँ प्रदर्शित करता हूँ चेंज करके कलर, और ये हो जाएगी आपके पास में यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये वर्गाकार संरचना हो गई। पिरामिड बन रहा है एक ऊपर और पिरामिड बन रहा है दूसरा नीचे। इसको मैं डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूँ और पीछे की लाइन को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से वर्ग और वर्ग के ऊपर और नीचे पिरामिड युक्त यहाँ पर अष्टफलकीय ज्यामिति निर्मित होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री निर्मित होती है। तो इस तरीके से अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण होता है, अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हमारे ज्ञात हो चुका है कि FeCN6 में पोटेशियम फेरीसाइनाइड यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। यह रंगीन होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो इस दूसरा, इसका चुंबकीय आघूर्ण पहले से ही प्रदर्शित किया गया है। इसका संकरण आ रहा है D2sp3 और ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखने लायक है, वो ये कि हमने यहाँ संकरण के अंदर ये जो 3D है ये आंतरिक कक्षक है और 4s और 4p ये बाह्य कक्षक है। तो चूंकि हमने आंतरिक कक्षक के D कक्षकों का उपयोग किया है, इसलिए निर्मित होने वाले संकुल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। तो इसके 3 नाम होंगे जो मैं यहाँ पर प्रदर्शित करता हूँ। क्या क्या नाम है, एक तो आंतरिक कक्षक प्रयुक्त किए अर्थात n-1 अर्थात तीसरे D के कक्षक प्रयुक्त किए, चौथे D के नहीं, तीसरे D के कक्षक प्रयुक्त किए। अतः इसको हम क्या नाम देते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, या इंग्लिश में लिखें तो इसको कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा दूसरा नाम क्या हो रहा है, ये संकुल कब बन रहा है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, युग्मित हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मित संकुल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन युग्मित संकुल भी कहते हैं, या कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा नाम और होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या निम्न चक्रण संकुल के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं, निम्न चक्रण संकुल भी कहा जाता है। तो चूंकि n-1 के D कक्षक प्रयुक्त किए गए हैं, n-1 D का मतलब है बाह्यतम कोश था n जिसके s और p कक्षक थे, जबकि D कक्षक जो हमने संकरण में भाग लिए या प्रयुक्त किए वो -1 कक्षक के हैं, ऐसी या -1 कोश के हैं, इसलिए इनको हम आंतरिक कक्षक संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या निम्न चक्रण संकुल या इलेक्ट्रॉन युग्मित संकुल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि इसकी जगह ऐसी स्थिति आ जाती कि यदि हमने जो D कक्षक प्रयुक्त किए हैं या आंतरिक D कक्षक हैं 3D, इनके अंदर सभी कक्षक क्या हैं, पूर्णतः भरे हुए हैं, या इस तरह की स्थिति है और S कक्षक जो दिए गए हैं और P कक्षक जो दिए गए हैं ये 4P है और इसमें भी 4D कक्षक उपस्थित है। तो ये 4D है, ये 4P है, ये 4S है, ये 3D। चूँकि 3D के अंदर एक भी रिक्त कक्षक नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि मैं 6 लिगेंड लेकर के यहाँ पर संकरण करता हूँ तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कक्षक प्रयुक्त होंगे और 6 कक्षकों के अंदर सभी कक्षक कौन से हैं, बाह्यतम कोश के कक्षक हैं। इसलिए निर्मित संकरण को हम क्या लिखेंगे, S पहले P3 बाद में और D2 उसके बाद में लिखा जाएगा। इससे पहले हमने लिखा था D2sp3, जबकि यहाँ पर लिखेंगे यदि बाहर वाले कक्षक काम आ रहे हैं तो इसको sp3 D2 संकरण कहा जाता है। और इस प्रकार के जितने भी संकुल बनेंगे उन संकुलों के लिए हम नाम रखेंगे, पहले नंबर पे इनको कहा जाता है बाह्य कक्षक प्रयुक्त किए गए हैं तो बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
बाहर वाले कक्षक काम में ले रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसके अलावा इसका नाम हो जाता है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या चक्रण मुक्त संकुल, चक्रण मुक्त संकुल। पहले था चक्रण युग्मित संकुल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पर इसको चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन युग्मित कहा जाता है, उसकी जगह भी हम इसको काम में लेते हैं। तो इसको बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल नाम दिया जा सकता है या फिर इसको उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं, उच्च चक्रण संकुल, या इसके लिए शब्द आता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वीबीटी के अंदर दो प्रकार के संकुलों को प्रदर्शित करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। इनमें आगे भी आएगा कि अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है इनका स्थायित्व अधिक होता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो उनका स्थायित्व हमेशा उससे थोड़ा सा कम रहेगा। इसके अलावा इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसके संकरण में डी बाद में लिखा जाएगा, और अगर डी पहले है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आंतरिक कक्षक संकुल कहलाएंगे। इनके तीन नाम होंगे, बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल और यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल कहा जाएगा। और इससे अगर पहले वाली बात करें तो उसमें भी D2sp3 अष्टफलक की ज्यामिति थी, लेकिन उसके नाम में उच्च की जगह निम्न लिखा गया था। चक्रण युग्म मुक्त की जगह यहाँ पर युग्मित चक्रण संकुल कहा गया था और यहाँ पर आंतरिक कक्षक संकुल कहा गया था। तो इस तरीके से वीबीटी के अंदर पूरे प्रोसेस या पूरे पार्ट को वीबीटी को वर्णन के रूप में पूछा जाए तो उदाहरण सहित यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया को आपको प्रदर्शित करना है। और इसी के साथ अपना वीबीटी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर मैं 2-3 एग्जाम्पल और लूँगा और उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे जिसको कि CFT कहा जाता है। और CFT बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा भी है और उसमें कई तरह के प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के निर्मित होते हैं। थैंक यू सो मच।